सकते हो। तो आज के न्यूज़पेपर की जो एनालिसिस है न्यूज़ प्लस एडिटोरियल का, उसको स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है, सेंटर स्टेट्स को रिमाइंड करवा रहा है कि आईएएस जो कैडर रूल्स हैं उसमें जो चेंजेस है या फिर जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं चीज़ क्या चल रही है। पहली चीज़, यहाँ पे जो स्टेट है उनको रिस्पोंड करना चाहिए। सेंटर ने बोला है कि भाई हमने अमेंड किया है जो आईएएस जो हमारे रूल्स हैं 1954 के, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर्स हैं उनको जो यूनियन है, मतलब सेंटर है, वो कहीं पे भी डेप्यूट कर सकती है विदाउट दी एनी कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अभी एक बात समझते हैं कि कोई एबीसी बंदा है, वो किसी स्टेट में लगा हुआ है, ठीक है जी, वो स्टेट में ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। अभी सेंटर को लगा कि यार इस ऑफिसर की मुझे ज़रूरत है, तो सेंटर बिना स्टेट के पूछे वो बोल रही है कि अभी हमने अमेंड कर दिया, तो बिना स्टेट की किसी कंसेंट के उसको दोबारा से क्या कर सकती है, अपने पास लेके आ सकती है, अपने अंदर डेप्यूट कर सकती है। ठीक है, पहली चीज़। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये होता था कि इन चीज़ों से पहले जो आईएएस ऑफिसर है या फिर ऑल इंडिया सर्विस में जितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर उन्होंने उस स्टेट से सेंटर में डिप्यूट होके जाना होता था तो स्टेट से एक नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। तो कई स्टेट्स नहीं देती थी तो वहाँ पे बैठा रहता था बंदा। ठीक है, तो अभी इन्होंने बोला कि भाई हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे और पढ़ते हैं तो जो एक्यूट शॉर्टेज चल रही है ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ये चीज़ बोल रही है कि हमारे पास तो ऑफिसर्स नहीं है ये वाले, तो इस वजह से हमें ये ऑफिसर्स चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज वाले। सो प्लीज़ के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या स्टेट गवर्नमेंट की नोट या स्टेट गवर्नमेंट से पूछे बिना ही हम इस चीज़ को काम कर पाएंगे। अभी एक चीज़ और है, उन्होंने दो ये जो चीज़ें रूल जो है ऐड किए हैं, नए वाले रूल्स, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और ये GS2 का पार्ट है, मैंने पहले लिख दिया है। अब देखिए पहली चीज़, अब सपोज कर लो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट ने डिले कर दिया पोस्टिंग अ स्टेट कैडर ऑफिसर टू द सेंटर एंड डज नॉट गिव इफेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये एबीसी बंदे को मेरे पास भेजो और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो ऑफिसर है, वो जो ऑफिसर है वो रिलीव माना जाएगा जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया था। तो पहला पॉइंट तो आपने ये याद रख लेना। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकेंडली स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या बोला गया है कि अगर कोई कैडर ऑफिसर रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको ज़रूरत है, उसको चाहिए, तो स्टेट की कोई इंटरवेंशन की, कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रूल्स है उसको अमेंड किया गया है। ये जो नए प्रपोजल है ये आपने याद रखने, ये लागू हो जाएंगे, लागू हो चुके हैं, आप इस तरह से मान लीजिए इसको। तो फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है, और ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मैंने ये ABC वाली आप एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो दो पॉइंट मेन है, नंबर 1, नंबर 2, एक तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नंबर 2 यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी, आज को न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन एडिटोरियल थोड़ा ठीक है, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला, पहले तो इसकी हेडिंग पढ़ते हैं कि वाई द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब ये आपको बताएंगे भाई क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, पहले आप ही क्वेश्चन खड़ा किया उन्होंने, तो ये बताएंगे। पहली चीज़ तो जब प्रियम्बल की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो वर्ड हम रिपब्लिक यूज़ कर रहे हैं वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है ना, उसको सीरियसली हमें लेना चाहिए। उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो रिपब्लिक हम प्रियम्बल में यूज़ कर रहे हैं उसमें अकेला रिपब्लिक का मतलब ये नहीं कि लोग रिपब्लिक हैं और कुछ और रिपब्लिक है, उसका सबसे बढ़िया वो कहते हैं मतलब है, दूसरे पॉइंट में बताया, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है जो हमारी, उसका भी जो करेक्टर है वो रिपब्लिकन करेक्टर है। इसी वजह से ये जो चीज़ है हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, इस मूवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला यहाँ पे कि अकेली परेड करने से या फिर रिचुअल सराउंडिंग्स को देखने से वो मीनिंगलेस हो जाएगा अगर रिपब्लिक के पीछे की जो स्पिरिट है हम उसको भूल जाएं। मतलब हर एक लोग, इक्वालिटी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रिपब्लिक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब रिपब्लिक का उन्होंने थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया कि सीधा सीधा मतलब अगर हम निकाल के चले तो वो मोनार्की के अगेंस्ट है। ठीक है, अब ये जो मोनार्की वर्ड है ये ग्रीक्स का मतलब वर्ड हम बोल सकते हैं। ग्रीक ने डिफाइन किया मोनार्की को, रूल ऑफ वन, मतलब जो एक ही बंदा है वही रूल करेगा और बाकी जो लोग हैं उसके क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट।
ठीक है, बाकी सब्जेक्ट करेंगे, एक रूलर रहेगा, मतलब एक सॉवरन बंदा है, बाकी सारे उसके सब्जेक्ट है, उसको बात माननी ही पड़ेगी उन सब्जेक्ट्स को। जो सॉवरन बंदा है वो मोनार्क है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पे महाराजा राजा जो भी महारानी जो भी कॉन्सेप्ट चलता था वो भी मोनार्की की तरफ हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो एक ही बंदे की आर्बिट्रेरी विल होएगी, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी है, उसी तरह काम करना पड़ेगा, उसी तरह से चलना पड़ेगा। और उसमें किस तरह की फिर तो पावर आ गई, हर एक तरह की पावर होगी, गॉड लाइक पावर्स आ गई यहाँ पे तो। ठीक है जी, वही बंदा जज बन गया और वही बंदा ज्यूरी बन गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसी बंदे ने यहाँ पे कोई बंदा था, लेट्स से एसएच बंदा था, और ये जो एसएच बंदा है इसने क्या बोला, कहता है यार कोई अच्छी सी बिल्डिंग बनाओ। तो जो लोग थे, जो आर्किटेक्ट उन्होंने पकड़े, उस बंदे ने, एसएच बंदे ने उसको बोला एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ, बड़ी अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। उन्होंने भाई बिल्डिंग बना दी। अब जब उन्होंने बिल्डिंग बना के दी ना उसको, वो तो एक सेवंथ वंडर बन गया, मतलब बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बना दी। अब जो आर्किटेक्ट थे उस बंदे से इनाम लेने के लिए, मतलब उससे पैसे लेने के लिए यहाँ पे जाते कि भाई इनाम दे दे, पैसे दे दे। ये बंदा ने क्या किया, कहता इनाम दूंगा मैं, आगे हाथ करिए, मैं आपके हाथ ही काट दिए। उन दोनों जो लोग थे उनके हाथ ही काट दिए। अब ये जो एसएच बंदा है इसने तो इसके हाथ ही काट दिए, है कि नहीं। अब हाथ तो काट दिए, ठीक है। अब इन्होंने सोचा कि यार हमें इंसाफ चाहिए। एक तो बहुत अच्छी जो ये दो आर्किटेक्ट हैं यहाँ पे, इन्होंने सोचा कि हमें इंसाफ चाहिए, जस्टिस की इन्होंने मांग की। जस्टिस लेने के लिए इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। जब कोर्ट में वो गए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सुनने वाली है, कि जब कोर्ट में वो गए, जो जज था वो पीठ करके बैठा था, पीठ मतलब बैक करके बैठा था, उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। तो जो दो आर्किटेक्ट थे उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से जो एसएच बंदा था उसने एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनवाई, लेकिन हमारी हाथ काट दी, हमें तो इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, उसको मरवाओ, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो भाई वो बंदा जब पलटा उसने बोला इन लोगों के हाथ तो काट ही दे, इनके पाँव भी काट दो, मतलब लेग्स भी काट दो, कहता। तो वो बंदा कौन था, ये खुद एसएच। मतलब क्या हो गया, एक ही बंदे की विल पे हर एक चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिवीज़न ऑफ पावर, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इस तरह से हम तभी इन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि भाई जज भी वो है, ज्यूरी भी वो है, लॉ भी वो बना रहा है, डिसाइड भी वो कर रहा है, वॉयलेट भी वो कर रहा है, रिवॉर्ड भी वो दे रहा है, पनिशमेंट भी वो दे रहा है। यही वाली एग्जाम्पल आ गई ना सारी की सारी। तो इस चीज़ को आपने याद रख लेना। नंबर 4 ये पॉइंट हमारा बनता है। नंबर 5 पॉइंट यहाँ पे क्या है, ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी होगी, ना कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। आप कोई डेटा मांगोगे, यार भाई उसके हाथ क्यों काट दे, वो बोलेगा भाई कट गए, अब कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर 5 पॉइंट ये आ गया। नंबर 6, नंबर 6 पॉइंट है कि जो रिपब्लिक वर्ड है वो भी हम अगर ड्राइव करें लेटिन से, लेटिन वर्ड था रेस प्यूब्लिका। ठीक है, पब्लिक थिंग, मतलब इसमें जो डिसीजन मेकिंग की पावर है जो हम लोगों के पास मानते हैं, रिपब्लिक में पब्लिक सफियर के पास मानते हैं। नंबर 7 पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है, उन्होंने बोला यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं कि यार मोनार्की क्यों खराब है, जब एक ही सोवरेन होएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट्स हैं जो वो स्लेव्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब स्लेवरी जैसा सोचने फीलिंग आने लग जाएगी उनको, स्लेविशनेस की फीलिंग आने लग जाएगी। जो उनकी सोच है खुद की वो बंद जाएगी, मतलब एक तरह के वो बंधुआ हो गए हैं, वहीं पे वही काम करेंगे जो मोनार्क है वो बोलेगा, जो सोवरेन बंदा एक बंदा है वो बोलेगा, वही काम करेंगे। तो मतलब उनकी जो खुद की कैपेसिटी है काम करने की, सोचने की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से जो आइडिया ऑफ स्वराज है, अब आप कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे करोगे इनके साथ में कि आइडिया ऑफ स्वराज तो किसी और ने दिया था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो गांधी है उन्होंने यूज किया आइडिया ऑफ स्वराज। उन्होंने अकेला पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन को चैलेंज नहीं किया, इसमें उन्होंने अपनी जो कॉलोनाइजेशन कर रखी थी माइंड्स पे हमारे उन लोगों ने, कि यार काले गोरे का है ना, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन चीज़ों के खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे आपको पता है गांधी जी की बड़ी मूवमेंट चलाई, बड़े अच्छे वे से उन्होंने काम किया। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो रिपब्लिक इज टू हैव अ फ्री पीपल, है ना। तो गांधी जी का स्वराज है इज एन इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन आइडिया, राइट। तो जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे, अगर हम सिटीजन की बात करते हैं तो सिटीजनशिप भी जो हमें मिल रही है वो इन चीज़ों को दर्शा रही है। मतलब पॉलिटिकल लिबर्टी, विदाउट इट वी आर मेयर सब्जेक्ट्स, हम तो सिर्फ सब्जेक्ट बन जाएंगे अगर हमारे पास पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है।
फिर आगे अगर हम बात करें नंबर 8 पॉइंट में कि जो सिटीजन्स हैं, जो लॉज हैं, वो अपने आप बनाते हैं। अब आप सोचोगे अपने आप तो हम नहीं बना रहे, लेकिन हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं हम अपने आप बना रहे हैं। नंबर 9 की यहाँ पे अगर हम बात करें कि वी दी पीपल, ठीक है, वी दी पीपल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने प्रियम्बल में लिख रखा है, उसका मतलब क्या है? इसका एक लिटरली जो लिटरेरी मतलब ये नहीं है कि भाई कोई बात नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन मतलब सेंट्रल टू रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुछ आप लगा के चलोगे हम रिपब्लिक हो गए, नहीं। इसकी पूरी की पूरी जो सेंट्रलिटी है वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेंट्रलिटी की हम बात करते हैं। नंबर 9 पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करें, अकेला एक ना जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, यहाँ पे ये लिख रखा है नंबर 9 और नंबर 10 पॉइंट में कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ डाल देते हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक वर्ड रहने देते हैं। लेकिन जब बी आर अम्बेडकर जी ने देखा तो उन्होंने बोला कि यार, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि रिपब्लिक के साथ में डेमोक्रेटिक वर्ड का होना भी जरूरी है। वो कहते बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम से राजा महाराजा ये वाला जो कल्चर वो चल रहा था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों वर्ड को यूज़ करना चाहिए, मतलब एक डेमोक्रेटिक को भी और रिपब्लिक को भी। नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाता, आप सोचो कि अगर ये लिखा है कि रिपब्लिक अनडेमोक्रेटिक, तो ये चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो कई ग्रीक लोग थे, जो कई ग्रीक मतलब थिंकर्स थे या फिर वहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, वो मानते थे कि यार मोनार्की सही है, और यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को नेगेटिव कॉनोटेशन दिया। क्योंकि आपको पता है ना कि वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि जो सिटीजनशिप है, मतलब जो सिटीजनशिप अगर किसी के पास होगी तभी तो वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो वो बोलते थे सबको नहीं मिलनी चाहिए, स्लेव्स को नहीं मिलनी चाहिए, वीमेन को नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह की वो बातें करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करते, कोई वेल्थ के आधार पे नहीं, कोई एजुकेशन, जेंडर, परसीव्ड सोशल रैंकिंग, रिलीजन, रेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तभी हमने डेमोक्रेटिक वर्ड भी यूज़ किया। मतलब अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात करें, अगर हम रिपब्लिक वाली चीज़ को आगे बढ़ाने की बात करें, तो वो किस वजह से हुई? डेमोक्रेसी के साथ में। तो ये लास्ट पॉइंट आपको बड़ा सही लगेगा पढ़ने में कि जब फार्मर्स पीसफुली चैलेंज करने के लिए, जब देखो ना कोई हथियार उठा रहा है, कोई वायलेंस कर रहा है, वो गलत है, सीधी सी बात है, चाहे वो कोई फार्मर है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है। तो जब वो कहते कि फार्मर्स आए और पीसफुली उन्होंने चैलेंज किया 3 फार्म लॉज को मेड बाय द करंट गवर्नमेंट, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया या एक्सरसाइज किया, नॉट ओनली देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये उनके अकेले डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, बट उन्होंने जो रिपब्लिकन वर्च्यूज थी हमारी, उसको भी एक्सेल किया, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट जो हम कर रहे थे, जो सेलिब्रेट सच पॉलिटिकल एक्ट ऑफ सिटीजन दैट वी हैव दी रिपब्लिक डे, तो इस वजह से हमारा रिपब्लिक डे है, ठीक है जी। तो सॉरी, जो आज का दूसरा था ये वाली चीज़ है। नंबर 3 की हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने ये एडिटोरियल जो है छोटे वाला इसको लिखा है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो आपने ऑलरेडी पॉलिटी की जो बुक है उसमें पढ़ रखी होंगी। तो इसको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको मार्क किए। देखिए, पहली चीज़ तो इन्होंने बताई कि इस बार 73rd रिपब्लिक डे है और जनवरी 26, 1950 को हम रिपब्लिक हुए थे, और फेथफुल टू द प्रिंसिपल इंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है, एक 7 मेंबर कमेटी बनी थी, ये भी हमें आपने पढ़ा होगा बुक में, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की चेयरमैनशिप थी। उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 11 सेशंस हुए, और फाइनली हमने इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये अगर हम बात करें कि भी 26 जनवरी 1950 को हमारा एक दिन था जब हम लाहौर सेशन की पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, तो वो 26 जनवरी इस वजह से हमने डिसाइड किया कि इसी दिन हम करेंगे। और मई 13, 1952 को, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि भाई मई 13, 1952 को फर्स्ट सिटिंग होती है, और ये प्रीलिम्स का पॉइंट है। फर्स्ट सिटिंग होती है किस चीज़ की? सिटिंग होती है जी फर्स्ट लोकसभा की, ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट लोकसभा की जब सीटिंग होती है, तो ये प्रेजेंट कर रहा था होप को किसकी? 36 करोड़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया की। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे लिखा नंबर 4 पॉइंट कि यार हमें इससे इंश्योर करना चाहिए कि इक्वालिटी, कोई भी विमेन के आधार पे, कोई जेंडर के आधार पे, SC ST मतलब किसी कास्ट के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करनी। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वे फॉरवर्ड है जो, या फिर कंक्लूजन है, बड़े अच्छे वे से लिखा हुआ है कि लेट अस सेलिब्रेट दिस रिपब्लिक डे एज अ फेस्टिवल, ठीक है जी, एंड फर्मली रीडेडिकेट आवरसेल्व्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ आवर ड्यूटीज टू ब्रिंग हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल आवर सिटीजन्स। यहाँ पे यार वो बात आ जाती है कि अगर आप अकेले खुश हो, एक बंदा खुश है
तो पूरी सोसाइटी खुश नहीं हो सकती, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी खुश है, यू आर बाउंड टू बी हैप्पी। ठीक है, तो ये वाली चीज को आपने याद रखना है। और विजन क्या था फादर ऑफ अवर नेशन महात्मा गांधी ऑफ क्रिएटिंग एन आइडियल डेमोक्रेसी विद मोरालिटी एज इट्स कोर। जो मोरालिटी है, जो मॉरल्स हैं, वो कोर होना चाहिए, ये जो बात है यहाँ पे करने हैं। तो नंबर 3 जो आज का न्यूज़ थी वो ये थी। नंबर 4 अगेन ये एक एडिटोरियल है, इसको अच्छे वे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला पॉइंट आप समझिएगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया कि अगर इसी तरह से प्रेजेंट जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उसी वे से चलता रहा प्रोग्राम, तो जो हमारा टारगेट है कि 2 डिग्री सेल्सियस से आगे हमने टेम्परेचर जो एवरेज लेवल नहीं इंक्रीज़ होने देना, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में कर रखा है, पेरिस में किया था, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसको अचीव करने के लिए हमें अच्छे वे से और भी काम करने चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। और नंबर 2 इसी में आप अगर एक और पॉइंट हम देखें तो कोप 26 की बात की गई है। ठीक है जी, कोप 26 कहाँ पे हुआ था आप बीच में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं तो जब कोप 26 में मिस्टर मोदी वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे। हम नेट ज़ीरो एमिशन की उन्होंने गारंटी दी कि हमारी तरफ से नेट ज़ीरो एमिशन रहेगा हमारी कंट्री की तरफ से बाय 2070। अब नेट ज़ीरो एमिशन होता क्या है? लेट्स से यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई सिटी है और ये सिटी क्या करती है, एक दिन में 100 कार्बन क्या करती है, निकालती है। लेकिन यहाँ पे क्या इतने इनफ ग्रीनरी है या ट्रीज़ हैं कि ये 100 कार्बन जो रिलीज़ किया उसको कैप्चर कर पाए? अगर इतने इनफ ट्रीज़ हैं 100 कार्बन को कैप्चर कर पा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसका मतलब हो गया कार्बन न्यूट्रल। ठीक है जी, मतलब नेट जीरो, हम कोई भी कार्बन को रिलीज नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला ये बड़ी अच्छी चीज़ है, उन्होंने ये चीज़ की है। तो उन्होंने 3rd नंबर पॉइंट बोला है इस चीज़ को पूरा करने के लिए साथ में हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो कहते हैं हर एक चीज़ ठीक है जो आप करना चाहते हो लेकिन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एफर्ट टू इंक्रीज दी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, नंबर 4 पॉइंट। नंबर 5 उन्होंने बोला कि जिस तरह से चाइना ने अपनी ही इस एनर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जॉब्स को क्रिएट किया है वो भी हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट कि यहाँ पे इंडिया अच्छे वे से कर भी रहा है कि कोई आत्मनिर्भर जैसे भारत का अभियान हो गया, तो उन्होंने बोला इसको क्लीन एनर्जी के साथ में अच्छे वे से जोड़ना चाहिए। नंबर 7 यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो बड़ा अच्छे वे से इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि यार जो भी चीज़ है कि इंडिया को डेवलपमेंट अपनी देखनी चाहिए, डेवलपमेंट फोकस्ड जो एनर्जी, इंडिया की एनर्जी जो ट्रांजिशन है, ऐसा नहीं है कि यार आज डीजल गाड़ियाँ चल रही हैं और आप बोलोगे यार 2 साल में या 4 साल में इसको बंद कर दो, नहीं। जो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन है वो अपने हिसाब से होनी चाहिए। आपको वर्ल्ड से प्रेशर आ रहा है, आप ये कम करो, आप वो करो, आप ये करो, ठीक है आ रहा है, लेकिन उनकी सुन के आप अपनी ये ना हो ना कि हम बोल देते हैं कि यार भी अपने ही काम खराब कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को पूरे तरीके से एक अच्छे वे से डेवलपमेंट जो फोकस होना चाहिए हर एक चीज़ को, लेकिन ग्रीन एनर्जी के साथ में होना चाहिए और ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करना चाहिए, लेकिन अपने वे में करना चाहिए। ठीक है जी, तो आज की जो 5th न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। जो टोंगा है, मतलब एक आइलैंड, एक कंट्री है टोंगा कंट्री, टोंगा आइलैंड। तो यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हो गया था, आपको पता है सबको। तो इंडिया ने उसको रिलीफ एक्सटेंड की है। अब देखिएगा, वॉल्केनो इरप्ट हुआ था सदर्न पैसिफिक आइलैंड ऑफ टोंगा। ठीक है, ये एक अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन थी और जो टोंगा आइलैंड है वो रिंग ऑफ फायर पे है। मैंने कल भी बताया था आपको। जो रिंग ऑफ फायर है वो क्या है, रिंग ऑफ फायर मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज की एक क्या है अपना, वहाँ पे वॉल्केनोज हैं और 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक और 80% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक हैं जो वो रिंग ऑफ फायर पे ही आते हैं। ठीक है जी। अब टोंगा है कहाँ पे, आपको पता ही है कि जो पैसिफिक ओशन है, मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो आपको टोंगा नजर आएगा। और ये फिजी हो गया जी, ये आपको और इजी हो जाएगा अगर आप न्यूजीलैंड को देखोगे। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के ऊपर टोंगा और टोंगा के ऊपर फिजी। तो टोंगा की जो अच्छा, टोंगा जो पहले था वो किसके अंडर होता था, आपको पता होना चाहिए। टोंगा किसके अंडर होता था, ये यूके के अंडर होता था। ठीक है, मतलब ये कॉलोनियल था और ये इंडिपेंडेंस मिली इनको 1970 में फ्रॉम द यूके। एरिया इसका 748 किलोमीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ आइलैंड इसमें 169 है। 36 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है जी। और टोंगन, और इनकी जो पॉपुलेशन है ये है 1 लाख अपनी 5000। ठीक है जी। तो ये न्यूज़ थी हमारी 5th न्यूज़।
अगली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी चकमाज़ और हजोंग के बारे में। अब ये चकमाज़ और हजोंग है कौन? ये देखिए दो ट्राइब्स हैं, और एक जो चकमाज़ है ये बुद्धिस्ट है और ये जो हजोंग है ये हिंदूज़ हैं। एच से हजोंग, एच से हिंदू, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ये सी भी, ठीक है जी। और तो ये ईस्ट पाकिस्तान में पहले रहते थे, मतलब जो आज का बांग्लादेश है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनता है, कप्ताई डैम प्रोजेक्ट बनता है। तो इनके जो घर थे, जो जिस एरिया में ये रह रहे थे, वो सारा डूब जाता है। तो वहाँ से ये क्या करते हैं, लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, मतलब जो कि आज का मिजोरम है। ये आपने बहुत याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वहाँ से ये होते हुए हमारे वहाँ पे आते हैं, लेकिन इनको मूव कर दिया जाता है नेफा में, मतलब जो आज का हमारा अरुणाचल है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1964-69 में 5000 थी, लेकिन आज 1 लाख हो चुकी है। लेकिन इनके पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, और अगर इनके पास सिटीजनशिप नहीं है, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, प्लस इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, NHRC ने बोला है कि भाई इनको खाने के लिए कुछ दो या फिर इनको सिटीजनशिप दो, ठीक है जी। अब आगे भी देखते हैं नंबर 7 के कहते जी वेस्ट तो यूनाइटेड है किसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, बिडेन ने बोला है, ठीक है। अब इस तरह की बातों से और भी जो कन्फ्लिक्ट है वो आगे बढ़ती है। किस तरह से, देखिए इशू क्या है। देखिए इशू क्या है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इशू में हमने ये देखना है कि जो मोबिलाइजेशन हो रही है किसकी, रशियन ट्रूप्स की, कहाँ पे, यूक्रेन के बॉर्डर पे। और ये एक रीजन है डॉनबैस रीजन, इसको आपने दिमाग में रखना है, आगे हमारे काम आएगा। अब देखिए मैप को देखिए पहले तो। मैप में यहाँ पे रशिया हो गया जी। यूएस फोर्सेस हैव रेज्ड देयर अलर्ट स्टेटस टू इट्स हाईएस्ट लेवल एमिड द टेंशंस, ठीक है। अब रशिया ने क्या किया है, मास्ड 4000 ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर इन द रिसेंट डेज। रशिया हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ सप्लाइंग द रेबल्स फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन। देखिएगा ये जो एरिया है इसका नाम है डॉनबैस, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज डॉनबैस एरिया, और ये ऑक्यूपाइड है बाय द प्रो रशियन रेबल्स, ठीक है। ये लेकिन पार्ट किसका है, यूक्रेन का। दिस एरिया, दिस डॉनबैस एरिया इज पार्ट ऑफ यूक्रेन, बट नाउ दिस इज ऑक्यूपाइड बाय प्रो रशियन रेबल्स, and this area is nothing but a Crimea which have already been annexed by the Russia from the Ukraine in 2014, ठीक है। तो अब यूक्रेन है क्या, अब आगे देखते हैं। अब ये जो यूक्रेन है ये पहले सोवियत का पार्ट होता था, मतलब जो लार्जर रशिया था पहले तो उसका पार्ट होता था, लेकिन जब ये टूटा, जब डिसइंटीग्रेशन हुई तो ये यूक्रेन यहाँ पे हमें बन के नजर आया, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं इशू क्या है। देखिए यूक्रेन है जो, वो वन ऑफ द रिपब्लिक था यूएसएसआर का, जब हम यूएसएसआर की बात करें कोल्ड वॉर डेज में। लेकिन रशिया फिर ये अलग हो गया, ठीक है, टिल 2013, मतलब आपको पता ही है, ला भी रहा था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया। लेकिन बाद में रशिया ने क्या किया कि एनेक्स कर लिया क्रीमिया को, क्योंकि वहाँ पे रशियन स्पीकिंग प्रोविंस थी यूक्रेन की। अब उसके बाद में रशिया पे कुछ सैंक्शंस भी लगाए गए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। अब उसके बाद में होता क्या है कि जो सी ऑफ अजोव है उस पर भी कब्जा करने की जो पूरी तैयारी रशिया करके बैठ चुका है। अब एक और नंबर 2 रीजन हो गया। नंबर 3 रीजन यहाँ पे क्या आता है, जो रेबल्स हैं किस एरिया में, डॉनबैस एरिया में, ठीक है जी। तो डॉनटेस्क और डॉनबैस एरिया में जो रेबल्स भी हैं वो भी रशिया के साथ है, और रशिया वहाँ पे क्या होता है कि अपनी सप्लाईज दे रहा है, अपने जो ट्रूप्स वगैरह हैं, मतलब बॉर्डर पे ट्रूप्स भेज रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट हैं वो लड़ रहे हैं यूक्रेनियन ट्रूप से, ठीक है। तो मतलब रशिया कुछ नहीं कर रहा, जो उसने रेबल्स खड़े कर रखे हैं कहाँ पे, वो डॉनबैस एरिया में, वही उनसे लड़ते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पता चला कि मई 2021 में जो मॉस्को है अलेजिडली डिप्लॉयड 1000 ऑफ ट्रूप्स एज वेल एज टैंक्स, कहाँ पे, नियर यूक्रेन ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। तो यूक्रेन को ऑब्वियसली डर लग रहा है कि यार क्या होने वाला है, या फिर उसको पता नहीं चल रहा। अब आगे देखते हैं, ब्लैक सी में भी जो पुतिन है उन्होंने क्या किया है, जो पुतिन है जो वेसल्स हैं वो भी भेजी हैं, डिस्पैच की हैं। तो यूएस का, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि करंट जो पहले भी ये कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, लेकिन इस बार वाली जो कन्फ्लिक्ट है वो अग्रेसिव क्यों है। पहली चीज़ तो यूएस इन्फ्लुएंस, हमने पहली न्यूज़ पढ़ा। नंबर 2, 90,000 रशियन ट्रूप्स वहाँ पे हैं, रशिया की इन्वेजन का डर है। और एक एग्रीमेंट की प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है किससे रिलेटेड है, 2014 में इसको साइन किया गया था टू प्रिवेंट वॉर इन द ईस्टर्न यूक्रेन रीजन ऑफ द डॉनबैस, ठीक है। तो इतना आपने याद रखना है। और आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, और हमने काफ़ी न्यूज़ को डिस्कस किया। आगे आने वाले कंटेंट के लिए, चीज़ों के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो उसको शेयर कर दीजिए, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए।